तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं फिर एक साल बाद अपने इस निर्जीव परे यूट्यूब चैनल पर टपक पड़ा हूँ। टपकने का कारण ये है कि यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम जो कि बहुत नज़दीक है, उसके लिए मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़ी। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ कर लो रिवीजन। दूसरा, पिछले साल क्यों मैंने छोड़ दिया था उसे मैं बताता चलूँ। पहला कारण तो ये था कि मेरे पास टाइम नहीं था, समय का अभाव था। और दूसरा जो कारण ये था कि अगर मैं पीटी 365 करवा भी देता हूँ उस वक्त, तो उसको करने से पहले स्टैटिक करना ज़रूरी होता है। और मेरे चैनल पर स्टैटिक वीडियो थी नहीं, सिर्फ करंट करवा करवा के मुझे कुछ हासिल नहीं होता, ना आपको कुछ होता, ना आप मेरी वीडियोस देखते, ना मुझे मज़ा आता। मैं दुखी हो जाता ना मेरा आप वीडियोस नहीं देखते। तो मैंने मेहनत से बनाया ना भाई, तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा है पहले स्टैटिक करा दूँ। और चूँकि आपको पता है कि मात्र आज कितने तारीख हैं, 28 मई है, तो आज से लगभग कितने दिन, 16 दिन, 19, 17, 18 दिन एग्ज़ाम को बाकी रह गए हैं। तो मुझे पता है कि अभी के समय में विद्यार्थी सब करते हैं, एक चीज़ नहीं करते हैं, और वो है रिवीजन। तो ये जो रिवीजन नाम की जो बीमारी है ना, ये किसी को पसंद नहीं होती है ये बीमारी, इससे सब दूर भागते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बीमारी का समाधान ये निकालते हैं कि दोनों व्यक्ति, आप और मैं, दोनों मिलकर के साथ में रिवीजन कर लेते हैं। अगर पास होंगे तो दोनों होंगे, और फेल होंगे तो भी दोनों ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि साथ साथ किया जाए। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें पास होने की संभावना ज़्यादा है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, कारण क्यों बताओ, कारण तभी पता चलेगा जब आप वीडियो देखेंगे। वीडियो से बड़ा कारण क्या ही होगा। तो एक काम करते हैं ना कि अभी जो मैं आपको पूरा सेक्शन कराऊंगा वो पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का कराऊंगा। कितना बड़ा टॉपिक है आपको पता ही है ना, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और YouTube पे इस तरीके से किसी ने भी नहीं पढ़ाया है अभी तक में, मैंने जहाँ तक सर्च किया है। आप लोग ज़्यादा अगर सर्चीले हैं, खोज करता हैं, तो शायद एक आध वीडियो निकाल करके मुझे भेज सकते हैं, मैं देख लूँगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया है, अभी तक इस तरह का पढ़ाने वाला मुझे कोई मिला ही नहीं इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि बकवास बहुत कर रहा है और काम की बात, पढ़ाई की बात तो कुछ कर ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर पढ़ाई की बात कर लेते हैं। फिर तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, आज करने वाले हैं भारत में वन तंत्र से, फॉरेस्ट सिस्टम से शुरू करते हैं। क्या है भारत में वन तंत्र, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे यूपीएससी के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और इसको भी देखते जाएंगे। और जब भी रिवीजन करिए फ्रेश मूड में करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और एग्ज़ाम जो देना है एकदम फ्रेश माइंड में देना है। मैं वैसे बहुत दुखी मन से देता हूँ, लेकिन आप फ्रेश माइंड से दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वन तंत्र, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र से चालू करते हैं। इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं पता है आपको? पता है इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? इसको कहते हैं हिमालयी वन। और हिमालयी वन की विशेषता क्या है? पहला, ये क्षेत्र क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये रख लीजिए। हिमालयी वन कहाँ पाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल। क्यों पाए जाएंगे भाई? क्योंकि नाम भी हिमालय है और हिमालय पर्वत भी यहीं पर है, इसलिए। ऊंचाई कितनी होगी यहाँ के वनों की? तो ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच में यहाँ के पेड़ों की होती है। 1000-2000 मीटर, बाप रे। वृक्ष, वृक्ष कैसे होंगे इन वनों में? ओक, चेस्टनट, चीर, साल, झाड़ियाँ, पौष्टिक घास आदि पाए जाएंगे। इसी में एक जुड़ा हुआ है हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन। ये क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िलों तक फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों तक फैला है और सिक्किम तक फैला हुआ है। यहाँ के वृक्ष कैसे होंगे? शंकुधारी होंगे, देवदार होंगे, ओक होगा, चिलगोजा होगा, जैतून होगा, सतूत होगा, विलो होगा। शंकुधारी पेड़ समझ लीजिए क्या होता है। शंकुधारी का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तो पेड़ एक छतरी की तरह अपने आप को रक्षा करने के लिए बना लेते हैं। तो ऐसे शंकु के समान बना लेते हैं। जब भी बर्फ़ इस पर गिरेगी तो ये साइड से झड़ के बर्फ़ नीचे की ओर गिर जाएगा, और हमारा जो पेड़ है, हमारे जो पेड़ महाराज है हिमालयी वन में रहने वाले, वो सिक्योर हो जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास तो कंबल होता नहीं है ना, हमारी तरह समझदार तो है नहीं। तो ये बात हो गई। यहाँ पे शंकुधारी वन की पूरी विशेषता लिखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने जूम कर ही दिया है।
इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन तो कम हो ही रही है, साथ ही पत्तियों पर बर्फ़ रुक ना सके। वही बात जो मैंने बताया है, आगे इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, यही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग किधर, हम लोग चलेंगे इस वाले साइड में। ये क्षेत्र देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, मैपिंग में अगर देखा जाए ये क्षेत्र देखो कितना बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। ये क्षेत्र देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में, एपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ जो वर्षा की दर होती है ना वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, याद रखना, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। और इस समय में वृक्ष क्या करते हैं ना, जब शुष्क मौसम का समय आता है तो वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह गिरा देते हैं और वन जो एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है जिसके चारों ओर नग्न पेड़ होते हैं। यहाँ पर तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, धावा, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखो सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो यूपीएससी कभी ऐसे कर पूछ दे, कभी ऐसे करके प्यार से पूछ दे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र पाया जाता है वन तंत्र के अंतर्गत, तो बोलना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ये देखो छोटा सा क्षेत्र, इसको कहते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन उत्तर और दक्षिण भारत में भी पाया जाता है, नीलगिरी के पास। ये देखो उत्तर दक्षिण भारत का, ये देखो ये पूरा उत्तर और दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको। तो इस तरह के पेड़ दोनों जगह मिलते हैं, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ वहाँ मिलेंगे। नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, मैप में तो दिख ही रहा होगा, 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम यहाँ वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। दक्षिण भारत में यह नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में तथा केरल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वृक्ष जो है या उत्तरी क्षेत्र के वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के वन सर्वाधिक घने मिलते हैं और साथ में रोडेड्रॉन, चंपा, विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जिस व्यक्ति ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा वो चीज़ इसको समझ पाएगा, क्योंकि 20 दिनों में तो मैं आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ा नहीं सकता हूँ, इसके लिए सॉरी। कभी मौका मिलेगा तो अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये सब चीज़ ध्यान में ही रखना पड़ेगा। रिवीजन का मतलब ये होता है ध्यान में रखना, जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझा दूँगा। अब चलते हैं वेलांचली अनूप मैंग्रोव वन, इसको गरान भी कहते हैं, एक शब्द इसके लिए गड़ान भी होता है, गरान। तो वेलांचली क्षेत्र कहते हैं, अनूप क्षेत्र कहते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र कहते हैं। अंडमान निकोबार के पास पाया जाता है, ये रहा अंडमान, ये रहा अंडमान, देखो लिखा है अंडमान। तो अंडमान के पास पाए जाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के अन्य नदियों में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा यहाँ बनता है। वृक्ष जो है इसके कुछ वन घने और अभेद्य हैं। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में पौधे पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती है ताकि पौधे पानी में सांस ले सकें। इसके मुख्य रूप से खोखले पाइन, मैंग्रोव, खजूर, तार, बुलेटवुड शामिल हैं। भारत में मैंग्रोव वन विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का 7% हिस्सा कवर कर रहा था। कोई कह रहा था कल मुझे 16%, 7%। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है, सबसे बड़ा ज्वारीय वन है सुंदर वन, ज्वारीय वन। अब लास्ट में चलते हैं शुष्क सदाबहार वन की तरफ। शुष्क सदाबहार वन के बारे में जान लीजिए। शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलवायु यहाँ की कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मानसून तथा भीषण ठंड पड़ती है, मतलब यहाँ गर्मी भी मिलेगा और यहाँ ठंडी भी मिलेगा, दोनों ही ऋतु मिलेंगी। प्लस यहाँ सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष, साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। और सुनिए, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा ना तो देख लेना यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नहीं आया मतलब हमारे पढ़ाए वैसे तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना, बोलना बेवकूफ़ था, ये भी फेल करेगा साथ में मेरे, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो यही पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये कौन सा क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला सब क्षेत्र है। और राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थल भी है, सहारा मरुस्थल। ये मतलब यहाँ सूखा पड़ता है। सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि इधर वर्षा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आती है ना, फेरल का नियम के अनुसार हवा यहाँ से आती हैं। यहाँ बेचारा एक पर्वत है, बड़ा सा गिर पर्वत है, वो इधर आने ही नहीं देता है पवनों को, और पवनों को यहाँ नहीं आता है तो पवन यहाँ से घुस करके इधर विंध्याचल सतपुरा होते इधर वर्षा करा देती हैं, इधर बेचारा सूखा रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के वन कैसे हो जाएंगे, कांटेदार वन, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी यहाँ पर। वर्षा वन कहते हैं इसको, ये सॉरी वर्षा वन कहते हैं। वर्षा यहाँ होगी 50 सेंटीमीटर से कम। यहाँ वर्षा कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी।
ये क्षेत्र काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, ये सब इस क्षेत्र में शामिल हैं। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के घास और झाड़ियाँ पाई जाएंगी। वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित होंगे, पत्तों के बिना होंगे। पाई जाने वाले मुख्य प्रजातियाँ बबूल, कोकोस, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजरी, पलाश होगा। इसमें जो याद रखने वाला बात है, वो क्या याद रखने वाला बात है? पहला, यहाँ का जो वर्षा होगा वो 50 सेंटीमीटर से कम होगा। दूसरा, यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होगी, 10 मीटर से कम होगी। तीसरा जो याद रखने वाला बात है, यहाँ के बच्चे कैसे, यहाँ के पत्ते कैसे होंगे, बच्चे मैं बोल रहा था, पर्णरहित होंगे। ठीक है, ये 3 बात याद रख लो। और क्षेत्र तो तुमने देख ही रखा है, यहाँ पे ये क्षेत्र देखो पूरा यही क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद ये सदाबहार वन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि अरब सागर के पास है। ये देखो अरब सागर, ठीक है, अरब सागर के पास है, ये अरब सागर है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके इम्पोर्टेंट होने का एक और कारण है कि लक्षद्वीप भी यहीं पर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। विषुवत रेखा के निकट औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। यहाँ मिट्टी लेटराइट पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है ना, वो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। देखो ये नहीं का चिन्ह है, जब भी ऐसा बना हो नहीं का मतलब होता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण निच्छालन। क्या कारण है? निच्छालन, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे भारी वर्षा होती है। देख लो हरा हरा है, यहाँ भारी वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। और जब बहुत वर्षा होती है ना, जो मान लो ये सतह है, मिट्टी की सतह, यहाँ से देखो वर्षा हो रही है, ये वर्षा हो रही है, तो यहाँ जो मिट्टी के ऊपर, ये जो सतह के ऊपर रहने वाली मिट्टियाँ हैं ना, ये जो मिट्टियाँ हैं ना, ये मिट्टियाँ वर्षा के पानी से ये सतह के अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो अंदर चले आते हैं, और यहाँ के जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और इस वजह से वो बेचारे फल फूल नहीं पाते। ये मेन कारण है। लीचिंग इसी को कहते हैं, ध्यान में रखना। कभी पूछ दे निच्छालन क्या है, पीसीएस वगैरह में तो ज़रूर पूछता है। प्रमुख वनस्पति क्या है? महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड है। यहाँ का प्रमुख जीव याद रख लो, हाथी, गेंडा, जंगली सुअर, शेर। क्षेत्र कौन सा होगा? अंडमान निकोबार, अमेजन बेसिन। ये वर्ल्ड के चले गए, देख लो क्षेत्र देखो, ये अंडमान निकोबार भारत में, फिर अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, जाबा व सुमात्रा, कॉन्गो, ये सब अफ्रीका में है। पश्चिमी घाट तो पता ही है तुम्हें, ये पश्चिमी घाट ही है। ठीक है, याद है ना, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट। और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र ये देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। ठीक है, याद रखना है इसको, नहीं रखोगे तो भूल जाना। औसत वार्षिक तापमान यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि जो वार्षिक वर्षा है, जो वार्षिक वर्षा है वो हमेशा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। और क्या याद रखोगे? तापमान जो है यहाँ का, टेम्परेचर, तापमान जो है यहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले जीव हैं, हाथी, गेंडा, जंगली सुअर मतलब, और साथ में शेर होगा। याद रखो। राइटिंग गंदी है कोई बात नहीं, यहाँ से तो लिखा ही है ना, इसको देख लेना, हो जाएगा याद। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लो, ये शुष्क सदाबहार वन, ये शिवालिक पहाड़ी, ये तो बता ही दिया, पढ़ाया था ना मैंने, अभी पढ़ाया था मैंने इसको, भूल जाते हो तुम लोग इतनी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे वनस्पति और संबद्ध, देखो ये 2002 में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा है। क्या पूछा है कि कच्छ वनस्पति के बारे में बताओ, राज्य के बारे में बताओ। अचरा रत्नागिरी कर्नाटक, कुंडापुर केरल, पिछवाड़ा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड महाराष्ट्र और तमिलनाडु। 5 यहाँ पे ऑप्शंस, 4 यहाँ पे ऑप्शंस। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे वैसे आंसर लिखा हुआ देख लो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है, नीचे देखें तो जितने भी प्रश्न है ना, जो प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, पहले उसको क्या करो ना, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। अभी आंसर तक मत पहुँचो, आंसर पहुँचने की जल्दबाजी नहीं करना है हमें, है ना। आराम से देखेंगे, ये भी तुम सॉल्व कर पाओगे। अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, करोगे तो आंसर देख के ही करोगे ना, मन से तो नहीं हो पाएगा। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा, जैसे मैं। तो एक काम करते हैं, नीचे देखेंगे, मिल जाएगा इसका आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, पोषक को सतह पर लाकर, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। अब यहाँ पर ऑप्शन, आंसर तो तुम देख रहे हो, नहीं देखना है आंसर को नहीं देखना। लो छुपा दिया मैंने आंसर, अब देखते रहो, अब नहीं दिखाओ। देखो, तो आंसर नहीं देखना है तुरंत, क्वेश्चन देखना है केवल।
प्रश्न देखना है केवल। अब यहाँ पे आओ, इसको पढ़ो। क्या है? समुद्री उद्वेलन, समुद्री उत्प्रवाह, अपवेलिंग के बारे में पूछ। अपवेलिंग क्या है वो देख लो पहले, तब क्वेश्चन का जवाब दोगे ना। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आंसर तो पहले पता हो। तो देखो, समुद्र की सतह पर प्रवाहित होने वाली हवाएं सतही जल को सुदूर प्रवाहित कर देती हैं। इस जल की क्षतिपूर्ति करने के लिए सतह से नीचे से जल का ऊपर की ओर संचलन होने लगता है। इस प्रक्रिया को उद्वेलन के रूप में जाना जाता है। खुले समुद्र में और समुद्र तट पर उद्वेलन की क्रिया होती है। इसकी विपरीत स्थिति को डाउनवेलिंग कहा जाता है। यह तब होता है जब हवा द्वारा तटीय रेखा के साथ सतह के जल को एकत्रित कर दिया जाता है और सतही जल अकस्मात ही सिंक हो जाता है। जल जो उद्वेलन के परिणाम स्वरूप सतह पर आ जाता है वह सामान्यतः ठंडा होता है और उसके पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। ये पोषक तत्व सतह के जल को उर्वर बना देते हैं, जिसका अर्थ है इन सतहों के जल में प्राय उच्च जैविक उत्पादकता होती है। इसलिए बेहतर मछली पकड़ने के क्षेत्र आमतौर पर उद्वेलन वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब ये तो शुद्ध हिंदी वाली बात होगी। अब इसको सिंपल में कैसे समझेंगे, क्या कह रहा है? तो इसको देख लो। मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये क्या है? ये ओशन है। अब ओशन में क्या, ये नीचे का पानी है, इसको गहरी जलधारा कहते हैं, और ये ऊपर का पानी है, इसको ऊपरी जलधारा या सतही जलधारा कहते हैं। अब क्या होता है, जब अपवेलिंग होगा ना, जब अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है तो ये जो पानी होता है ना, ये पानी उठ करके ऊपर की ओर आ जाता है, सतहों पर आ जाता है, और जो सतह के पानी होते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। क्या होते हैं, ये पानी उठ के ऊपर आ गया और सतह के पानी ज़मीन के नीचे चलेगा यहाँ से ऐसे करके। तो ये जो पानी होता है ना, गहरी जलधारा, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, और अपवेलिंग के कारण ये जो चूँकि ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे जो रहने वाले जीव है सतही जल पे, उनको पोषक तत्व भारी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे अपवेलिंग का माध्यम से कह रहा है। तो यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन वापस से क्या कह रहा है, समुद्री उत्प्रवाह क्यों महत्वपूर्ण है, इससे ये निम्नलिखित में से माध्यम से समुद्री उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं। तो पहला, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर। अगर सूक्ष्म जीव अपघटक वाले हो जाएंगे, अपघटक का मतलब डिकम्पोजिट करने वाले, मतलब घटाने वाले, तो यहाँ पे फिर पोषक तत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, गलत है। पोषकों को सतह पर लाकर, तो अभी पढ़ा था इधर ही, पोषक को सतह पर ले आते हैं नीचे से, और अधस्थली जीवों को सतह पर ला करके। शुद्ध हिंदी जब यूपीएससी देना तो उस पर ज़्यादा डरना नहीं है। अधस्थली का मतलब क्या होता है? अधस्थली का मतलब होता है नीचे, इस स्थल के नीचे, मतलब अधस्थली मतलब नीचे, गहरी जलधाराएं जहाँ होती है नीचे। ये देखो, ये अधस्थली, ये ऊपर आ जाएंगे ना यहाँ के जीव जंतु, अपवेलिंग से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये 2 और 3 जो है सही है। अभी देखो आंसर तुमने पहले देख लिया, तब भी देख लो, सी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ऑलिव रिडले कछुआ किन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अब इतना हम लंबा चौड़ा नहीं पढ़ेंगे कि पूरा क्वेश्चन क्या हो। पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा पास क्वेश्चन ये है ऑलिव रिडले कछुए के बारे में, और ऑप्शन दे रहा है तो कहाँ पाए जाते हैं। जब भी यूपीएससी कोई क्वेश्चन देना तो क्वेश्चन को तोड़ के इतना सरल कर लो ना, इतना सरल कर लो कि हम इसके शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा, सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझेंगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, पूछ ये रहा है ऑलिव रिडले टर्टल, यहाँ ऑप्शन देखो तो राज्य पूछ रहा है, मतलब कहाँ पाया जाता है। सिंपल भाषा में समझो, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बताओ कहाँ पाया जाता है। तो मुझे नहीं पता, फिर यहाँ मत देख लेना, यहाँ मत देख लेना, यहाँ मत देख लेना। हाँ, देख ही लिए होगे जब मैं कर रहा था उसको। चलो, ऐसे इसको पीटी 365 से कवर करना है, पर चूँकि ये यूपीएससी की पीवाईक्यू में आ रखा है तो वापस रिपीट हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयुषियन की कैटेगरी में वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, वुल्नरेबल है, वुल्नरेबल, भूल जाना, इसको याद मत रखना। विशेषताएं क्या है ये याद रखना, ये मत भूल जाना। विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा कछुआ होता है ये, सबसे छोटा कछुआ। मांसाहारी होता है, मांस खाता है, बताओ। और सामूहिक घोंसले, मास नेस्टिंग बना कर रहते हैं, एवं समूह में रहते हैं, तो कोई आ नहीं सकता बाहरी, आक्रमण कर देगा ये। समुद्री कछुआ के नाम से भी इसको जाना जाता है, समुद्री कछुआ, समुद्र के पास रहता है इसीलिए शायद। पर्यावास क्या है इसका, कहाँ रहते हैं। पर्यावास का मतलब घर कहाँ है, जैसे तुम्हारा घर कहीं ना कहीं होगा ना, इसका भी घर होता है। ये घर कहाँ है इसके, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब जगहों पे इसके घर है। गर्म पानी में रहता है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहीं रहता ये ठंडे पानी में नहीं रहता है, गर्म पानी में रहता है। भारत में इसका स्थल कहाँ है, गहिरमाथा, उड़ीसा में गहिरमाथा एक जगह, वहाँ विश्व में कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल यही है भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो एक बार जरा, ऑप्शन देखो जरा, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो क्या होगा, क्या होगा, मारो ना उड़ीसा, फिर सोचते क्या हो। अच्छा, ये जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है ना, ये याद रखना, ये बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है देख लो। ये जो प्राणी सर्वेक्षण है ना, ये प्राणियों का सर्वेक्षण करता है, और इसमें पता चलता है ये MOEFCC के तहत एक संगठन है, MOEFCC, हिंदी में कहते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CC। हो गया।
स्थापना 1916 में। समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है तो यह अग्रणी संसाधनों, सर्वेक्षण, अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्र। मत याद रखो, भूल जाओ ये सब, नाम से ही पता चल रहा है सर्वेक्षण कर रहा है तो क्या हम इसको याद रखेंगे। मुख्यालय कोलकाता में, याद रखो। दो चीज़ याद रखो इसमें, पहला 1916 में किया स्थापना, दूसरा MOFCC के अंतर्गत कार्यरत है, और तीसरा कोलकाता में है। बस बाकी चीज़ भूल जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख ही लिए, अब चौथे पे चलो। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, पहले इसको घसो 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 घसो, तुम लोग देख लोगे। हाँ, भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार का कपि ही भारत में पाया जाता है। दो स्टेटमेंट है, पहला क्या है कि भारत में साल के प्रकार के भारत में साल के प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार का कपि ही भारत में पाया जाता है। इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे देखो केवल है, केवल पे मत जाना, इसमें केवल पे मत जाना, केवल पे मत जाना, एक्सट्रीम वर्ड पे मत जाना, भूल जाओ ट्रिक व्रिक सब, बताऊंगा कहाँ ट्रिक लगाना है कहाँ नहीं लगाना है अभी, क्योंकि दोनों में ही ट्रिक लगेगा। यहाँ देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, और यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो तुम दोनों को काटोगे तो तुम गलत हो जाओगे, तुम कट जाओगे, UPSC के क्वेश्चंस नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर ये पहले याद रखो कि केवल भारत में पाए जाने वाले कौन से जीव हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं। मैंने ऐसे नाम सबका लिख दिया है जो केवल भारत में पाए जाते हैं। लायन टेल्ड, नीलगिरी, इंडियन राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बारहसिंगा, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, निकोबार मेगापोड, पिग्मी हॉग, नीलगिरी मार्टन ओनेकर, पोइसिलोथेरिया मेटालिका, भूल जाना, जावन राइनोसोरस, जावा राइनोसोरस, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, मालाबार लार्ज स्पाउटेड सीवेट, वाइट बैलिड ट्रेफी, वाइट निकोबार सरफाइंट ईगल एंड वाइट बैलिड मस्क्यूरियर। ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्या मैं? चलो ठीक है, इधर देखो, पहला देखो जीवों के नाम, तो वहाँ ऊपर में जो पड़े यहाँ पे नीचे में उसका डिटेल ले लो। लायन टेल्ड मकाक, शेर की पूँछ वाला बंदर, मतलब कि जैसा पूँछ शेर का होता है ना वैसा ही इसका भी पूँछ होता है, अब बंदर है ये, बताओ। ये भूल जाओ, इंडेंजर्ड में भूल जाओ, बिल्कुल याद मत रखो, क्वेश्चन गलत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ देना, अगर आ जाए तो छोड़ देना, याद नहीं रहेगा, क्या करोगे याद करके, ऐसे भी कन्फ्यूज होकर गलत करोगे। कहाँ पाए जाते हैं याद रख लो, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट कहाँ है जी? ये रहा ना पश्चिमी घाट, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पाए जाएंगे। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में पाया जाएगा, इस एरिया में पाया जाएगा शेर की पूँछ वाला बंदर, ठीक है। आगे देखो, नीलगिरी तहड़, ये भी पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। ये जो राज्यों के नाम लिखे हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट पाया जाएगा केरल, तमिलनाडु। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाएंगे। कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान, गुजरात है। ये देखो ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र, ये है, ये यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक बात और ध्यान में रखना, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, राजकीय पक्षी भी है। और क्या है? ये पक्षी है, ये पक्षी है, ये पक्षी, याद रखो। बारहसिंगा को देख लो, ये MP में, UP में, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम नेपाल में पाया जाता है। अब MP UP तो बता ही दो, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है MP UP, MP UP, MP UP, MP UP। इसके बाद फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल देख लो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, ज़्यादातर पूर्वी घाट, भूल जाओ। निकोबार मेगापोड, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इधर इस साइड में है। अंडमान निकोबार इस साइड में है, ये देखो भारत है ना, ये भारत है ना, इधर है अंडमान निकोबार, इधर है अंडमान निकोबार, इधर है अंडमान निकोबार, याद रखना। निकोबार में का पार्ट पाया जाता है, नाम में भी निकोबार है इसका। पिग्मी हॉग देख लो, बंगाल, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में, उसके आसपास में, या मानस अभ्यारण्य असम में है, याद रखना। अभी याद कराऊंगा मैं तुम्हें, ऐसा याद कराऊंगा ना, ऐसा याद कराऊंगा ना मैं, ऐसा याद कराऊंगा ना मैं, जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं भूलोगे, याद रखना। पिग्मी हॉग, बंगाल, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके आसपास के क्षेत्रों में। नीलगिरी मार्टन, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इंडियन जाइंट स्क्विरल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, MP में पाए जाते हैं। इंडियन जाइंट स्क्विरल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, MP में पाए जाते हैं। मालाबार लार्ज स्पॉटेड, पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, मैक्सिमम तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जितना पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं उतना याद रखना, बाकी भूल जाना, ठीक है। उससे आए तो क्वेश्चन कर लेना। हमें ये ध्यान रखना है इस तैयारी के दौरान में कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इतना सब चीज़ तुम्हें याद वैसे भी नहीं रहने वाला है, तुम जान लगाओगे तो टाइम जाएगा तुम्हारा, फिर वहाँ कन्फ्यूज होकर क्वेश्चन गलत करोगे तुम। इससे अच्छा है केवल पश्चिमी घाट का याद कर लो, अगर वो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कम से कम ये तो पता है, ये तो नहीं है कि मैंने इसका पश्चिमी घाट पर नहीं पढ़ा, तो ये तो नहीं है आंसर, ऐसे करके ठीक मारोगे तुम। पश्चिमी घाट हो गया, केरल, कर्नाटक। वाइट बैलिड हॉर्न पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, म्यांमार में। ग्रेट निकोबार सरपेंट, अंडमान निकोबार में। वाइल्ड बैलिड मस्क डियर, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिला, ये गरीब आदमी है।
कोई इसको देखा नहीं, इसको बताओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इसके बारे में, पूरे गूगल पे बताओ, कितने दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं है। इसकी विशेषताएं, अभी यूपीएससी को पता नहीं एक नया मतलब क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, हमारे यूपीएससी महाराज को एक नया शौक हुआ है, शौक चढ़ा है। और वो शौक क्या है पता है, वो विशेषताएं पूछते हैं आजकल, विशेषताएं पूछते हैं आजकल। वो विशेषताओं से ज़्यादा प्यार है, मतलब जीवों के विशेषताओं से प्यार है, मानवों के विशेषताओं से प्यार नहीं है इनको जैव भूगोल में, स्पीसीज में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मानव भूगोल में इंटरेस्ट नहीं है। मानव भूगोल से प्रश्न नहीं पूछेंगे बाबू साहब, मानव भूगोल, मतलब मानवों में इनको इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, लगता है इनका भी ब्रेकअप हुआ है लगता है किसी के साथ। मानव, इनको जानवरों से ज़्यादा प्रेम है, मानवों से प्रेम नहीं है। चलो कोई बात नहीं है तो हमें क्या है, हमें तो मानवों से भी प्रेम है। लाइन टेल मकाक के बारे में मैंने बताया था, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, शर्मीले स्वभाव वाला ये फल भक्षी होता है। फिर नीलगिरी तहर के बारे में मैंने बताया था, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है, याद रखो नीलगिरी तहर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। और साथ में उड़ने वाले सभी भारी पक्षियों में से एक है, कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पर्यावास क्या है, लंबी घास वाली कृषि भूमि, कंटीली झाड़ी वाले क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र में नहीं पाए जाते, सिंचित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान में रखना, भूल मत जाना। बारहसिंघा एमपी, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम नेपाल, एमपी, यूपी का राज्य पशु भी है ये, और ऊंचे घास एवं खुले घास के मैदान में रहना पसंद करते हैं। जहाँ घास रहेंगे ना, ऊंचे घास रहेंगे ना, वहाँ ये रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, ज़्यादातर पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट बोलोगे नहीं ना, पूर्वी घाट नहीं बोलोगे ना, पूर्वी घाट नहीं बोलोगे ना, पूर्वी घाट मत बोलना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया ना जी, ये हो गया ना जी, बोलो ना, हाँ हो गया जी, बोलो कितना पढ़ाओगे, कितना दिमाग मेरा चाटोगे, बोलो। गोवा का राज्य पक्षी कौन सा है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। निकोबार मेगापोड दिन में खुले में आना पसंद करते हैं। अब यूपीएससी का तो कोई फेवरेट क्वेश्चन है, कौन रात में आता है, कौन दिन में आता है, इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है यूपीएससी को कि कौन रात में शेयर करते हैं, कौन दिन में शेयर करते हैं, बड़ा एकदम निशाचर होते हैं, दिनचर होते हैं, बड़ा खुशी से 2023 में भी पूछे, देखना एक बार क्वेश्चन उठा के, तो मेरे को बड़ा सुख मिलता है ये जानने में कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर कभी किसी का पोल खोलना हो, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यही जानते हो, दिन में साला, दिन में देखो वो सोता है तो रात में पढ़ता है। देवदत्त मोटा है लेकिन वो दिन में सोता है, देवदत्त रात में जगता होगा और खाता होगा, इसीलिए देवदत्त मोटा है। तो दिन में खुले में आना पसंद नहीं करते हैं, कौन, निकोबार मेगापोड, रात में आएंगे, फिर रात में आएंगे, ये फिर रात में आएंगे, दिन में नहीं आएंगे। घोंसला नहीं बनाता है, नेस्टिंग नहीं करता ये, बताओ, मतलब ये अकेले शेर की तरह रहता है, ये अकेले शेर की तरह रहने वाली प्रजाति है, घोंसला नहीं बनाएंगे हम। आप कोई फैमिली बसाने में कोई सुख नहीं है इसके लिए। पिग्मी होग, बंगाल मानस वन्यजीव अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखना, पिग्मी हॉग विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है ये, जंगली सूअर है ये। पर्यावास इसका घास भूमि, ग्रास लैंड में रहता है, घासों में चलता है। आहार क्या है इसके, कीड़े मकोड़े, केचुए, जहाँ देखता है पकड़ के दखच देता है कीड़े मकोड़े को। इस पर आश्रित एक परजीवी भी है, उसका नाम है सकिंग लूस। ये क्या है यार, ये कैसा नाम रख रहे हो, ये कैसे नाम रख रहे हो, सकिंग लूस है, गलत नाम है ये, नाम इस तरह का नहीं होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। सकिंग लूस, परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासाइट, अंग्रेजी वाले पैरासाइट, मेरी अंग्रेजी उतनी ही कमज़ोर है जितनी हिंदी। तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होते हैं कि तुम पे कोई और व्यक्ति निर्भर है, आश्रित है, ठीक है, और तुम्हारा शोषण कर करके तुमसे खा रहा है। तुम्हारा कोई दोस्त है जो अपना पैसा खर्च नहीं करता, तुमसे करवाता है, तुमसे लूट के खा रहा है, वो तुमको पैरासाइट है। तुमको नुकसान हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, पैरासाइट है वो, ठीक है, तुम माइनस में, वो प्लस में है, पैरासाइट है वो। इस पर आश्रित एक परजीवी है सकिंग लूस, दक्षिण भारत की मूल निवासी है। पर्यावास सोले, घास के मैदान और सदाबहार वनों में, पेड़ों को कभी नहीं छोड़ती। छतरी पर रहने वाली प्रजाति रहती है, कौन सा, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, पेड़ों को कभी नहीं छोड़ती है, छतरी पर रहने वाली प्रजाति है। केवल प्रजनन के दौरान सामूहिक रूप से साथ आती है, केवल दिन और रात में निकलती है। पेड़ों पर अंडाकार घोंसले बनाती है। निशाचर है, निशाचर का मतलब होता है रात में घूमता है ये। देखो कितना यूपीएससी को इंटरेस्ट, इसलिए हमने भी इसमें इंटरेस्ट जगा लिया जानने के लिए।
ये कौन है? ये मालाबार लार्ज स्पॉटेड है। ये मालाबार लार्ज स्पॉटेड है, ये निशाचर होता है। स्क्वायरल की बात नहीं कर रहा था मैं, वो निशाचर नहीं होते, वो यहीं तक थे, यहाँ यहीं तक थे। वो पेड़ों को कभी नहीं छोड़ती, केवल प्रजनन के दौरान सामूहिक रूप से साथ आती है। जब इनको काम रहेगा ना, प्रजनन रहेगा ना, तब साथ में आ जाएगी, तब इसके बाद अलग हो जाएगी। केवल दिन और रात में निकलती है। तो और टाइम बचा कौन सा निकलने के लिए? दिन और रात के। शाम में भी निकलेगी क्या? ये सुबह भी निकल जाती है क्या? कह रहे दिन और रात में निकलती, मतलब सुबह शाम से इनको दिक्कत लगता है। पैरों पर अंडाकार घोंसले बनाती है। और ये जो है मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, ये निशाचर है, रात में निकलती है बस। फिर वाइट बैलिड हेरॉन पूर्वी हिमालय म्यांमार में पाया जाता है। कोई डिटेल नहीं मिला इसका। ग्रेट निकोबार सरपेंट अंडमान, जब मुझे नहीं मिला तो यूपीएससी को थोड़ा ना मिलेगा डिटेल, नहीं मिलेगा उसको भी। तो सबसे छोटा चील, सबसे छोटा चील है ये, सबसे छोटा चील है ये, सबसे छोटा चील है ये, ग्रेट निकोबार सरपेंट ईगल। आगे बढ़ो। अब भाइयों और बहनों और माताओं, दोस्तों, सभी लोगों, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी किसी साल कभी भी पूछ देगी, पर रोना मत। और इसको मैं याद कराऊंगा ना, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, तुम्हारे दिमाग में घुसा लेना इसको। नहीं घुसाओगे तो पता है क्या होगा? नहीं घुसाओगे तो पता है क्या होगा? क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे यूपीएससी में, और क्या ही होगा? 1 साल और ख़राब कर लोगे। मैंने 7 साल ख़राब किए हैं, तुम 1 साल कर लोगे तो क्या जाता है तुम्हारा? चलो देखते हैं इसको। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यूपीएससी के 2004 का प्रश्न है। और राज्य, अच्छा अभी यूपीएससी को ना इधर के प्रश्नों में ज़्यादा इंटरेस्ट जग गया है। 2000 के समय के प्रश्नों में लगता है वो पुराने जो ट्रांसफ़र हो गए थे ना, जिनका वापस से आ गए यूपीएससी के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब लोग। क्योंकि देखो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, वो सब 2007, 8, 6 में तब इसी समय पूछा जाता था। अभी दिखाऊंगा उस तरह के प्रश्न। बहरहाल इस पर फोकस करो। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और राज्य है, स्टेट है, कौन बता रहे हैं ये? तो मैंने पहले देख लो, सिमलीपाल है, देहात दिबांग, नौखरे के कंचनजंगा है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है, तो मैं इसके बारे में एक छोटा सा एक ऊपरी जानकारी ले लो, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवों को संरक्षण दिया जाता है। इसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय जैवमंडल आधार कार्यक्रम, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। आरंभ इसका 1986 में हुआ था। लक्ष्य क्या था? वही जो मैंने बताया, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रजातियों की जो आनुवांशिक विविधता है उसको सहेज कर रखा जाएगा। इसमें बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने और परंपरागत कार्य करने की अनुमति रहेगी। मतलब बाहर में अपना होटल वगैरह बनाओ और लोगों को दिखाओ कि देखो ये जानवर रात में निकलता है, ये दिन में निकलता है, ये दिखाते रहो उसको, और क्या। लेकिन हमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस केवल देखो, इसके आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ना भाई, क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे? आंसर नहीं है इंपॉर्टेंट। आंसर क्या है, कैसे होगा? देखो ज़रा, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं पहले। चलो हम चालू करते हैं कहाँ से ना, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से चालू करते हैं? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से चालू करते हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल भी है। हिमाचल में जो बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें पिन घाटी, चंद्रताल, पिन घाटी, चंद्रताल, ये 2 याद रख लो केवल, ये छोड़ दो इसको, भूल जाओ इसको। पिन घाटी, चंद्रताल, पिन घाटी, चंद्रताल, पिन घाटी, चंद्रताल, पिन घाटी, चंद्रताल, पिन घाटी, चंद्रताल। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी, चंद्रताल। उत्तराखंड में देखो कौन सा? नंदा देवी। इसमें देखो यूके में, उत्तराखंड में देखो ना, यहाँ पे दिखाता है उत्तराखंड, वहाँ पे है, यूके में है। अच्छा 3 जिलों में है, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिला। अब तुम बोलोगे इसको भी याद करना है क्या? नहीं, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। मैंने लिख दिया ऐसे शौक में, मेरा मन हो रहा था लिखने का, प्यार हो रहा था इससे। अरे याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि कितने ज़िलों में है। तो 3 जिलों में है ना, याद रखना कि नंदा देवी 3 जिलों में से गुजरती है, 3 जिलों में रहती है। तो नंदा देवी जी कहाँ रहती हैं? उत्तराखंड में रहती है। इसके बाद चलेंगे हम किधर? सिक्किम में चलेंगे। सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम। फिर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा दिहांग दिबांग 2 जिलों में है, देख लो। इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे? इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे? इसके बाद चलेंगे हम मेघालय। मेघालय में कहाँ पे? नोकरेक। मेघालय में नोकरेक, नोक पे है, देखो नोक पे है, भारत के नोक पर है मेघालय, इसीलिए नोकरेक। और यहाँ पर असम में है मानस, माँ, देखो लास्ट में माँ, इसका भी लास्ट में माँ, मानस। और एक डिब्रू सैखोवा। जब हम लोग जाते हैं ना, मेरा घर कटिहार है, तो जब हम लोग जाते हैं ना दिल्ली से कटिहार कभी, तो इसी गाड़ी से जाते हैं डिब्रूगढ़, राजधानी डिब्रूगढ़ 12424 प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। तो डिब्रू सैखोवा, डिब्रूगढ़, याद रखना, असम में है, यहीं से चलती है ट्रेन, ये डिब्रू असम।
चलो पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। वेस्ट बंगाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल तो सुंदर है ही ना, तो वहाँ पे सुंदरवन तो पाए जाएंगे। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा में सिमलीपाल, 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 सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और ये अंडमान निकोबार में था ग्रेट निकोबार, नाम से ही नाम रख दिया ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और तमिलनाडु में कौन सा? 3 है, तमिलनाडु में 3 है, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला। ठीक है, याद हुआ? याद नहीं हुआ? चलो फिर से रिपीट करते हैं इसको यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था? पिनघाटी और चंद्रताल। उत्तराखंड में पढ़ा हमने नंदा देवी, नंदा जी उत्तराखंड में रहती हैं। सिक्किम में मैंने पढ़ा था कंचनजुंगा, कंचनजुंगा। अरुणाचल प्रदेश में मैंने क्या पढ़ा था? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। असम में मैंने पढ़ा था मानस और डिब्रू सखोवा, मानस और डिब्रू सखोवा, मानस और डिब्रू सखोवा, मानस और डिब्रू सखोवा। मौ से मानस डिब्रू सखोवा, डिब्रूगढ़ में ट्रेन चलती है। मेघालय नोक पर है मेघालय। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदर है तो सुंदरवन। सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा में सिमली गया इमली खाने, इमली गया सिमली खाने, सिमली गया इमली खाने, सिमलीपाल, 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 सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश में देख लो शेषाचलम, शेषाचलम। तमिलनाडु में देख लो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला। नीलगिरी मन्नार की खाड़ी के पास अगस्तमाला को प्रपोज किया तमिलनाडु में तुमने, कैसे याद रखना है? तमिलनाडु में क्या किया तुमने? नीलगिरी पर्वत जो है ना उसके पास है मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी के पास तुमने अगस्तमाला को प्रपोज किया। अगस्तमाला को तुमने प्रपोज की, खुश हो गई वो तुमको तुम्हारे प्रपोजल से। ये देखो ये है मन्नार की खाड़ी, ये देखो ये है मन्नार की खाड़ी। ये पाक स्टेट है, पाक स्टेट है क्या? पाक स्टेट है क्या? मन्नार की खाड़ी है क्या? पता कर लो, खुद से भी तो कुछ पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं किधर? आगे चलते हैं किधर? आगे चलते हैं किधर? आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में तुम्हें मिलेगा पंचमढ़ी, अचानक मार, पन्ना। मध्य प्रदेश में मिलेगा पंचमढ़ी, अचानक मार, पन्ना। पंचमढ़ी, अचानक मार, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानक मार, पन्ना। जिलों के नाम कितने जिलों से बस इतना याद रखना, 1 2 3 ऐसे याद रखना, 1 2 3 ऐसे याद रखना। थोड़ा देख लेना, बिलासपुर जिले का भाग है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत है अचानक मार। फिर गुजरात देखो, कच्छ, 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 गुजरात, कच्छ, गुजरात देखो ये रहा बगल में, यहाँ पे देखो पूरा एकदम नदी बहती है। कच्छ में कच्छा धोने चले जाना, कच्छा धोने चले जाना, कच्छ में कच्छा धोने के लिए, कच्छ गुजरात में। बायोस्फीयर रिजर्व है ये सब, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BSR। शॉर्ट में क्या बोलो इसको? शॉर्ट में बोलो BSR, 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 BSR। तो पंचमढ़ी में अचानक मार पन्ना को जा करके, मार पंचमढ़ी में जाकर अचानक मार पन्ना को, मार पन्ना को, मार अचानक मार में जा करके। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मारो, मध्य प्रदेश में मारो जा करके। तो फिर से एक बार देख लिया जाए क्या? देख लो, देख लो एक बार, देख लो। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में पिनघाटी चंद्रताल, यूके में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजुंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में मानस और डिब्रू सखोवा, मेघालय नोकरेक, नोक पर है मेघालय नोकरेक, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, उड़ीसा सिमली गया इमली खाने, सिमली गया इमली खाने, आंध्र प्रदेश शेषाचलम, शेषाचलम शेषनाग जी बैठे हुए हैं, शेषनाग जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी के अवतार है शेषाचलम, 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 शेषाचलम। तमिलनाडु में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमाला। नीलगिरी के पास मन्नार की खाड़ी में अगस्तमाला को तुमने प्रपोज कर दिया ना, खुश हो गई ना वो? जाकर देखो वहाँ पे जाकर के, पूछो उससे खुश हुई कि नहीं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार जाकर के, मार पन्ना को जाकर अचानक से, अचानक मार। और इधर 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 गुजरात में कच्छ। कितने जिलों में है ये याद रख लेना, याद रख लेना। नहीं रखोगे तो भूल जाना, फिर क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, ये याद हुआ नहीं? बायोस्फीयर, याद हुआ कि नहीं? बायोस्फीयर याद हुआ ना? नहीं हुआ तो दोबारा देख लेना वीडियो, दोबारा देखने का मन ही नहीं करेगा तुम, इतना बड़ा वीडियो होगा। मैं वीडियो बहुत लंबे लंबे बनाता हूँ यार, बहुत गलत आदत है। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, तुम लोगों का विरोध भी। विशेषज्ञ आभासी जल व्यापार को विश्व की जल समस्याओं के हल के रूप में देखने। आभासी जल से अभिप्राय क्या है? सामान्य जल को प्रतिस्थापित करने वाले गुरु जल का आयतन, किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन में लिए आवश्यक जल का आयतन, वर्षा जल संचयन द्वारा बचाए गए जल का आयतन, प्रभावी बाढ़ नियंत्रण के द्वारा उपयोग में आने वाले जल का आयतन। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कुछ नहीं, पहले ये याद रखो। आभासी जल व्यापार क्वेश्चन है, आभासी जल क्वेश्चन है, आभासी जल व्यापार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे, पहले क्या है आभासी जल व्यापार देख लो। आभासी जल का तात्पर्य है फाइबर, भोजन, ऊर्जा जैसी गैर खाद्य वस्तु में मौजूद पानी। जो भोजन खाते हो ऊर्जा होती है, फाइबर का कोई चीज़ खाते हो सब में पानी होता है कि नहीं? पानी होता है, बिना पानी का ही क्यों होता है, बनता है, ऐसा तो नहीं। अब आइए एक सरल उदाहरण से समझो, तुम समझ लेना सरल उदाहरण से, हम नहीं समझेंगे। आभासी जल व्यापार क्या है? अवधारणा 1993 में टोनी एलन के द्वारा पेश किया गया
आभासी जल व्यापार का मतलब है, क्या मतलब है? कपड़ा, मशीनरी, पशुधन, फसलों जैसे विभिन्न उत्पादों में मौजूद छिपे हुए पानी का आयात और निर्यात, इन सभी को अपने उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से पानी की आवश्यकता होती है। आभासी जल व्यापार नीति के बनाने के क्या लाभ है? जल पदचिह्न के बारे में जागरूकता मिलेगी। जल संकट क्षेत्रों में दुर्लभ जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। नदी जोड़ने की आवश्यकता को कम किया जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, ये तो बहुत शुद्ध हिंदी में है। आभासी जल व्यापार का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि कपड़ा धोने में, मशीनरी में, पशुधन में, फसलों में जो तुम पानी का यूज करते हो ना, पानी का प्रयोग करते हो ना, वो पानी को हम लोग बचा लेंगे। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को ना हम बाहर से मंगा लेंगे। उन लोगों ने पानी वानी लगा के उसको उपजाया, हम उसको बाहर से आयात कर लेंगे पैसा दे करके, और अपना जो पानी है ना, अपना जो भूमिगत जल है उसको बचा लेंगे, और उसको ना उतने दाम में, उससे ज़्यादा दाम में बाहर बेच देंगे, आयात कर देंगे उसको, निर्यात कर देंगे। ठीक है, तो हमको उससे फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देख लो क्या है क्वेश्चन। आभासी जल व्यापार को विश्व की जल समस्या के हल के रूप में देखना। आभासी जल से अभिप्राय क्या है? सामान्य जल को प्रतिस्थापित करने वाले गुरु जल का आयतन। अरे जल समझो ना सीधा, गुरु जल छोड़ो, गुरु जल, शिष्य जल, चेला जल, स्टूडेंट जल सब छोड़ दो, जल सोचो बस। ठीक है, किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक जल का आयतन, वर्षा जल संचयन द्वारा बचाएगा जल का आयतन, प्रभावी बाढ़ नियंत्रण के द्वारा उपयोग में जाने वाले आयतन। तो क्या आंसर होगा इसमें? जल को ही तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जो जल को हमें फसल में लगाना था, उस जल को हम आयात निर्यात कर रहे हैं, तो जल का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, हम उनका विस्थापन कर रहे हैं, यहाँ से उधर भेज दे रहे हैं, दूसरे देशों में भेज दे रहे हैं। इसका आंसर इसलिए ये होगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह पढ़ना तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूँगा। ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? अगस्त मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी, बता दो। अरे तुम लोग तो एक्सपर्ट हो जाओगे, नल्ला मलाई है। चलो, नल्ला मलाई है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया, वो कहाँ स्थित है? अब देखो, इसके लिए तुम्हें ना एक चीज़ करो, तुम यूनेस्को के वेबसाइट पे जाओ और विश्व के अंतर्गत जिस क्षेत्र को, मतलब एक मेजर पार्ट को देखना कि जिस क्षेत्र में उसने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, उसको देख लेना। अब सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब 2-3 देश अपने आसपास के क्षेत्र को बस देख लेना ना, मतलब भारत के आसपास जितने भी क्षेत्र है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब देख लेना। और क्या, बांग्लादेश, रूस, चीन, यही सब। और क्या, भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी। इनमें से कौन सा एक उनमें से नहीं है? कौन सा उनमें से नहीं है? तो कौन सा उनमें से नहीं है, इसके लिए मैंने क्या बोला है, जाके यूनेस्को को देख लेना। और वैसे अगर यहाँ पे मैंने ऊपर में यहाँ पे देख लो, मैंने एक काम किया है यहाँ पे। काम मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे सबके नाम दे रखे हैं, सबके नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सब को देख लेना, तो यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेना। बाकी इसके इस व्याख्या को पढ़ लेना, हो जाएगा, पता चल जाएगा। 2018 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा को मिला है। करंट अफेयर्स में आता रहता है ये सब, तो ध्यान में रखोगे तो उसको ऐड कर लेना इस नोट्स के अंदर, इस नोट्स में ऐड कर लेना। मैं कहाँ शेयर करूँगा? टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम पे। उपरोक्त में से जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। अभी 1 मिनट के लिए इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भूल जाते हैं। अभी हम देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं। वे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है, उसे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। संकल्पना पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया। हॉटस्पॉट क्षेत्र में होने के लिए मापदंड क्या होना चाहिए? मतलब किसी भी क्षेत्र को अगर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करना है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या मापदंड अपनाए जाने चाहिए? पहला, 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजाति होनी चाहिए, मतलब स्थानिक पौधों की प्रजाति होनी चाहिए। स्थानिक मतलब एंडेमिक मतलब जो वहाँ पे रहने वाले पौधे हैं। ठीक है, और 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी होनी चाहिए, मतलब 70% से अधिक वनस्पतियाँ वहाँ नष्ट हो गई हों। ये 2 हैं, और भी हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं, 2 ही याद रखो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। और यहाँ पे कौन कौन से जैव विविधता स्पॉट है, ये पूरा वर्ल्ड मैप में मैंने दिखा दिया है, ये देख लेना। ये देखो चमक रहा है, ये सब देखो चमक रहा है, लाइट कर रहा है। अरे देखो यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख दिए। पश्चिमी घाट, श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, मध्य एशिया पर्वत, दक्षिण पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्र, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, जापान, फिलीपींस, मलेशिया,
दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, केन्या के तटीय वन, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पूर्वी मेलानेशियन द्वीप, न्यू कैलेडोनिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, मैपूतलैंड, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन, कॉकेसस, इरानो एनाहोलियन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सर्कुलेंट खाड़ू, केप फ्लोरेस्टिक प्रोविंस, मेडिटेरेनियन बेसिन, पश्चिम अफ्रीका के घनी वन, उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान, कैरेबियन द्वीप, ब्राज़ील के अटलांटिक मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड, मेसोअमेरिका, टुम्बेइस छोकोमेंजालिना, उष्णकटिबंधीय एंड्राइस, चिली के शीत वर्षा वॉल्डिजियन वन कहाँ पे है चिली में, कैलिफोर्निया के फ्लोरिस्टिक वन, कैलिफोर्निया के कौन से वन बताओ, कैलिफोर्निया के कौन से वन, फ्लोरिस्टिक वन। याद रहेगा कि भूल जाओगे, भूल जाना, कुछ चीज़ें याद रखना, भारत के याद रखना, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये रहा पूरा, पहला रखना हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड, ये याद रखना 4, ये से मत भूलना, सब भूल जाना, ऐसे मत भूलना। हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड, हिमाचल क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड, ठीक है। ये देख लो ना पश्चिमी घाट, ये रहा ना, ये पश्चिमी घाट रहा ना, ये देख लो, ये क्षेत्र देख लो, ये क्षेत्र देख लो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इधर देख लो, ये हिमालयी क्षेत्र, ऐसे करके देखते रहो, ये देखो निकोबार क्षेत्र, और इसी को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हिमालय क्षेत्र में देख लो, भारत का उत्तर पूर्वी भाग, पूर्वी नेपाल, भूटान, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट, K2 चोटी एवरेस्ट और माउंट K2 यहीं पर है, काराकोरम। सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार मतलब जो वर्ष भर रहते हैं, वैसे वन जो कि वर्ष भर रहते हैं, 12 मासी वन जो होते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं सदाबहार वन। कुछ स्थानिक पौधे प्रजातियाँ यहाँ पे हैं, सिरकास्टरेशिया, ब्यूटोमेशिया, स्टेक्यूरेशिया, भूल जाओ। हिमालय क्षेत्र के जीव है, पिग्मी हॉग ऊपर पड़ाया हुआ है, एंडेमिक है, सुनहरा लंगूर, हिमालयन तहर, लंगूर, हिम तेंदुआ, एशियाई जंगली कुत्ता, स्लॉथ बियर, गौर, संबर, ब्लैक बियर, बेबी बियर पिक के नाचेगी, छमक छम, ब्लैक बियर हिमालय क्षेत्र, नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, जंगली भैंसा, स्वैम्प डियर, याद रखोगे बोलना मत, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में हो। क्षेत्र है पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया, भारत का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, म्यांमार, चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। स्थानिक प्रजाति है यहाँ की कपी को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमेट्स, हमारे पूर्वज थे ये कपी। फिल्म में भी आया ना एक, द प्लेनेट ऑफ एपीज, पता नहीं क्या कहते हैं, एप्स कहते हैं सर। प्रजाति है बंदर, लंगूर, गिब्बन, ताजे पानी की कछुआ प्रजाति यहाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आओ, दक्षिण पश्चिम भारत और श्रीलंका, ये पार्ट है भाई, वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती वन, स्थानिक प्रजाति एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, भारतीय बाघ, शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी, ये सब के बारे में ऊपर मैंने बताया हुआ है। जो नहीं बताया हुआ है पीठ 365 पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा, तुमने पढ़ा ही होगा। 20 दिन में तुम्हें पता है कि करंट नहीं पढ़ सकते हो, तुम पढ़ोगे तो भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ को, केवल स्टैटिक पढ़ लो, जितना है उसी से 60, 70, 80% तक क्वेश्चन अटेंड कर दोगे। लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लो मुझसे, ऐसे लिख दिया, लिखवा लो। सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र, इंडो मलाया द्वीप समूह, ठीक है, इंडो मलाया द्वीप समूह। 2013 में विश्व आरक्षित जैव मंडल भी घोषित किया गया इसको। यहाँ प्रजाति यहाँ प्रवाल, वेल, डिगोन, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, सब समुद्री जीव हैं। प्रवाल, वेल, डिगोन, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, पढ़ लेना प्रवाल के बारे में, क्या होते हैं प्रवाल, आगे मैं पढ़ा दूंगा, वैसे टेंशन मत लो। अब भारत में वनों के प्रकार, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जो मैंने बोला था कि सिर्फ क्वेश्चन ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ, तो देखो यहाँ पे अब बताओ, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है। अभी ऊपर में सबसे ऊपर पढ़ाया था, कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलो चलते हैं उस दुनिया में वापस से लौट के, जहाँ हमने पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ओ माय गॉड, कितने बड़े क्षेत्र में है, ओ माय गॉड, सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी का है। चलो विजन आई इसके नोटिफिकेशन मुझे नहीं देखने हैं, मुझे अपना नोटिफिकेशन देखना है। सुंडालैंड,
यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। कहाँ तक कंप्लीट किया मैंने, कहाँ तक कंप्लीट किया? जैव विविधता हॉटस्पॉट सुंदरलैंड। हाँ, तो इंडो मलाया द्वीप समूह 2013 में विश्व आरक्षित जैवमंडल घोषित। प्रजातियाँ प्रवाल, वेल, डुगोंग, कछुआ, मगरमच्छ, मछली हो गया। भारत में वनों के प्रकार मैंने बता दिया, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? स्वस्थाने मतलब होता है इन सीटू, और एक होता है एक्स सीटू, बाय स्थाने स्वस्थाने, बाय स्थाने स्वस्थाने। इसके बारे में आगे पढ़ लेना, मैंने लिखा है, नीचे देखें, नीचे देखें। जो नीचे देखते हैं वही ऊपर देख पाते हैं, याद रखना। इसीलिए नीचे देखने के लिए पहले ऊपर देखना पड़ेगा, और जो नीचे देखेंगे वही ऊपर भी देख पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल नहीं हो रहा हूँ मैं, हो रहा हूँ ना। तब भी इसका आंसर देख लो, वनस्पतिक उद्यान है, बाकी नीचे में बहुत डिटेल में है, मैं तुम्हें बताऊँगा जब, फिर उस क्वेश्चन पर आकर के कर लेना। वर्ष 2004 में सुनामी में लोगों ने यह महसूस किया कि गरान तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बारे का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बारे के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? गरान अनुप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं, जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा है, गरान के वृक्ष घने वेतान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। आए, इतना मजबूत होता है कि तूफान भी नहीं हिला पाएगा। वैसे भी ये देखो गलत कर दो एलिमिनेशन से भी, लेकिन चलो हम इसके बारे में एग्रो वनों के बारे में नीचे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं अभी। बहरहाल अगर व्याख्या ही पढ़नी हो तो ये व्याख्याएँ सभी कोचिंग वाले अपने पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी तरह की व्याख्याएँ। मैं व्याख्याएँ पढ़ाने में यकीन नहीं रखता हूँ, तो मैं साइड में ऐसे ही दे दिया, व्याख्या पढ़ लो इसको। मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा, इससे कभी क्वेश्चन आएगा ना तो गलत नहीं करोगे, और यूपीएससी रिपीट करेगी थीम को अपने, ठीक है। और देखना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी देख लो, रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी देखते चलो। जैव विविधता, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। उन्नतांश को ज़्यादा नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, कर रहा है तो कर रहा है, इसके बारे में नीचे देखेंगे, व्याख्या यहाँ पे इसको पढ़ लो। फिर यहाँ पे भी देख लो, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर, ये क्वेश्चन बना देना, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, मैंने लिखा ऊपर देखें, तो ऊपर कितनी बार देखेंगे? जब ऊपर एक बार देख लिए तो देख लिए, फिर ऊपर नहीं देखना, नीचे ही देखेंगे, नीचे ही देखेंगे। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किस आधार पर उनको ये मान्यता प्राप्त है? ये देख लो, जातीय बहुतायतता, तो बोले थे तो 1500 से अधिक स्पीसीज होनी चाहिए एंडेमिक रूप से, है ना। फिर दूसरा, स्थानिकता, होगा कि नहीं होगा, एंडेमिक होनी चाहिए वो। और तीसरा क्या है? आशंका बोध। आशंका बोध का मतलब क्या होता है? आशंका बोध का मतलब ये होता है कि भविष्य में यहाँ के 70% भूमि नष्ट होने का, भूमि बोलता हूँ, प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है, 70% से अधिक प्रजातियाँ या की विविधता का नष्ट होने का खतरा हो सकता है। आशंका बोध है। तो 1, 3, 5 सी है क्या आंसर? हाँ है। चलो, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। इसके बारे में नीचे तुम जैव विविधता जब पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को देख करके ज़रा सोचो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सोचो ज़रा। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मानव मतलब ये कह रहा है कि जैव विविधता मानव अस्तित्व का आधार कैसे है? किसके आधार पर मानव अस्तित्व का आधार है? वो कौन सा आधार है जिसमें मानव अस्तित्व का आधार खड़ा है जैव विविधताओं में? तो देखो, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। हम कैसे इसमें कह देंगे कि 1 नहीं, हम कैसे कह देंगे 2 नहीं, हम कैसे कह देंगे 3 नहीं, हम कैसे कह देंगे 4 नहीं? हम कौन है? क्या हम भूगर्भ विविधता हैं? नहीं है ना, तो फिर चारों ही मेरे हिसाब से सही होंगे, चारों ही होंगे, इसीलिए डी इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग है, लॉजिकल गैस करोगे तो हो जाएगा। एनबीए के बारे में देख लो। एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है, इसका निरीक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। अब कौन सा सही है पूछ रहा है। मैं 1 मिनट के लिए मान के चलता हूँ कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे एनबीए पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें नोटिस कराता हूँ अभी। देखो, आओ करा दूँ नोटिस तुमको, इंपॉर्टेंट चीज़ आओ करा दूँ नोटिस। पहला, जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एनबीए का गठन किया गया। 2003 में एनबीए का गठन किया गया, 2003 में एनबीए का गठन किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 विकेंद्रित प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन को अनिवार्य करता है।
राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर किसी भी दिशा निर्देश के लिए राज्य सरकार को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीए का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में है। अपनी स्थापना के बाद से एनबीए 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एससीबी के निर्माण का समर्थन किया और लगभग 2,66,499 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान उन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या है। एनबीए जैव चोरी को रोकता तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और उसका निरीक्षण करता है। अभी यहाँ पे पढ़ा था। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारी तो आवेदन नहीं किया जा सकता। जब पूरी की पूरी अथॉरिटी केंद्र सरकार ने एनबीए को दे दी तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि तीनों ही बातें सही होंगी? पूरा का पूरा अथॉरिटी ही केंद्र सरकार ने किसको दे दिया? केंद्र सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए पूरी की पूरी अथॉरिटी एनबीए को दे दी है, तो वही तो सारा काम करेगा। अब केंद्र सरकार अलग से करने के लिए आएगी क्या, या उसके लिए एक नया गठन करेगी? गठन तो पहले ही कर चुकी है, इसलिए सब होंगे, डी होंगे आंसर इसके। भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति, अब देख लो इसमें काली गर्दन, उड़ती गिलहरी, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, चीता, ऊपर में मैंने प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो प्रजाति उसमें जितना मेंशन किया, उसके अलावा जो पाया जाता है तो एक तो काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। अब इसकी विशेषताएं खोज करके गूगल से देख के लिख लेना, बोलना मत, इसकी विशेषताएं लिख लेना, ठीक है। सब काम मैं नहीं करूँगा, कुछ काम तुम्हें भी करने पड़ेंगे। वैसे पीटी 365 पढ़ोगे उसमें भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा वातावरण तापन में योगदान करता है? कालिक है क्या? सल्फर हेक्साफ्लोराइड है क्या? जलवाष्प है क्या? ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में सहायक करता है, कौन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है? तो ये जीएचजी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें, हरित प्रभाव गैस, ग्रीन हाउस गैस, हरित घर प्रभाव। देख लो कौन कौन सी प्राइमरी जीएचजी गैसें हैं, याद रख लेना, भूलना मत। वाटर वेपर, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड NO, मोनोऑक्साइड है तो NO2 होगा ना जी, NO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड होता तो फिर वो NO हो जाता। फ्लू ऑरिनेटेड गैसेस हैं CFC जैसे, फिर ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सब क्या हैं? ये सब GHG कैसे हैं? तो कोई पूछ दे तो नहीं, अरे एक तो इसको भूलना मत, ये इसको मत भूलना, ये जो ब्लैक कार्बन है ये कालिक समझ लो, ब्लैक कार्बन, कालिक। एक बस इसको याद रखना, सल्फर हेक्सा फ्लूराइड, इसको याद रखना, ये भी है। तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, CFC, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। HFC नहीं है, CFC है, HFC नहीं है, याद रखना। बाकी व्याख्या यहाँ पर है, पढ़ लेना इसको। देखो इस क्वेश्चन को ना एलिमिनेशन से करते हैं ना। देखो क्या क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अवस्थित है। क्या वहाँ पे तुमने नहीं देखा था? केवल उष्णकटिबंधीय में ही था, केवल उष्णकटिबंधीय वनों में ही वहाँ पे था, हिमालय वन में नहीं था, उत्तर पूर्वी वनों में नहीं था। तो क्या केवल उष्णकटिबंधीय में हो सकता है क्या जैव विविधता स्पॉट? और पूरे विश्व में मैंने जैव विविधता स्पॉट किया, क्या उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो अन्य किसी कटिबंधीय क्षेत्र या अन्य जलवायु प्रदेशों में होगा ना। केवल की बात कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड की बात कर रहा है, छांट दो इसको, गलत कर दो इसको। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, अभी मैंने पढ़ा कौन कौन से। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय पढ़ा था क्या? पश्चिम हिमालय कहीं पढ़ा था क्या? पश्चिमी घाट तो पढ़ा था, अंडमान भी पढ़ा था। तो ये एक ही हिमालय है, ठीक है, वो है पूर्वी हिमालय, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार भी तो नहीं है। अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार भी तो नहीं है। तुम लोगों का दिमाग कहाँ रहता है? बोलो कि सर गलत हो गया, ये गलत हो गया, आप गलत पढ़ाते हो। हाँ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो सही कर लो। अंडमान निकोबार नहीं है ना अंडमान निकोबार, याद रहेगा ना। कौन कौन सा है? हिमालय वन है ना, ये लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। हिमालय वन है ना, दूसरा सुंडालैंड है ना, तीसरा इंडो बर्मा है ना, चौथा पश्चिमी घाट है ना, पांचवा श्रीलंका है ना, बस।